हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास बच्चा स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करना है और बहुत ही सिंपल आर्टिकल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये सीखना है। किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट के लिए काम करेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो हाँ जी ईशान, कोई बात नहीं बेटा। तो सबसे पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्ड में यूज कर, मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट मैं स्पेशली कंडक्टर्स के लिए यूज कर रहा हूँ। और जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना कंडक्टर्स, तो कंडक्टर वर्ड आप जैसे ही देखते हो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि यार इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के मारेगा ना, इसका मतलब होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू एटॉमिक न्यूक्लियस। लूजली बाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। और जब करंट कंस्टिट्यूट होता है ना बच्चा, तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाते होते। हाँ, न्यूक्लियस से कुछ दूरियां बना लेते हैं, यानी कि इनका डायपोल बिहेवियर एग्जिस्ट कर जाता है। डायपोल का मतलब है दो पोल बन जाते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बताता आया हूं, आज एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम्स ऑफ कंडक्टर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के। कंडक्टर की वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उन्हीं को मैंने क्या कहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के केस में इन फ्री इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन की क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन की वैल्यू भी स्मॉल होती है। वर्क फंक्शन क्या है, कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किस किस पोजीशन में आने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए कितनी एनर्जी जरूरत है, मतलब अब उसके साथ कोई इंटरेक्शन ना हो तब कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो कहलाता है वर्क फंक्शन। मतलब बहुत थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्पेशली मैं आपको पहले ही बता दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which electron can drift towards the positive end of the conductor। सीधी सी बात, देखिए मैंने स्टार्टिंग इसकी डेफिनेशन से करी है। मैंने सीधा बोला है कि दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन with the help of which it can drift towards the positive end of the conductor। मैं इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूंगा, जो बच्चे मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे प्लीज नोट करते जाएं। एवरेज वेलोसिटी मैंने बोला है इसको, एवरेज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स कैन ड्रिफ्ट towards positive end of the conductor, towards positive end of the conductor, of the conductor, conductor। देखो भाई, ये वो वेलोसिटी है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो मैंने एक इक्वल माना है। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ एल के बराबर। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने माना है ए, और इसकी जो लेंथ ली है वो एल। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, इसकी जो नंबर डेंसिटी रहती है वो 10 की पावर 29 पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये नंबर डेंसिटी है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
यानी कि इसका क्या मतलब है, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्या भाई, वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो बेटा, आपको पता है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, अब आपने मुझसे कहा कि सर मोशन कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, बिना बैटरी के मोशन करवा रहे हो, तो मैंने आंसर दिया कि हाँ बिना बैटरी के भी ये मोशन में है। बिना बैटरी के मोशन में है तो उनको कौन वो एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी उनको मिल रही है कहाँ से, टेम्परेचर से, टेम्परेचर से। क्योंकि मैंने ये बात सुनी है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसका रिलेशन भी मुझे एग्जैक्टली याद है बच्चा पार्टी। क्या है वो रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kb into T, kb is Boltzmann constant, T is the temperature, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है किसके, टेम्परेचर के। तो ये बात आपकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है बच्चा, तो आप ये बात याद रखिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मेरी टेम्परेचर के, यानी कि उनके पास कौन सी एनर्जी है, अब यहाँ पे एनर्जी है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी है उनके पास, और इस थर्मल एनर्जी के कारण वो मोशन में है, और उनकी जो वेलोसिटी बनती है वो बनती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी बनती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फॉर एवरी पार्टिकल, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन की जो उनका स्पीड बनता है दैट इज थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, दिस इज थर्मल वेलोसिटी गाइस, ये थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना, जो टेम्परेचर के कारण उनके पास है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें, इन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें, तो वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उनके पास नहीं होती, तो उनका जो एवरेज बिहेवियर है, एवरेज बिहेवियर है, यानी कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, यानी कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए हम थर्मल वेलोसिटी मानते हैं उनकी u1 u2 u3, मतलब हमारे पास पार्टिकल है, तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या बननी चाहिए, वैसे तो बननी चाहिए भाई फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की, इसी तरह से nth पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकालना है तो नंबर से डिवाइड करना चाहिए, और हम क्या कहते हैं वो तो 0 होती है। देखो भाई, आप कोई मेटल का पीस ले लो, ले लिया, आप बाहर जाके धूप में रख के आ जाओ, और थोड़े टाइम बाद उसको टच करके देखो, क्या आपको करंट लगता है, आंसर इज नो, नहीं लगता ना करंट, क्यों, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी तो उनके पास थी, लेकिन उनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, तो उनका एवरेज हमारा क्या आया, 0 आया, उनका एवरेज हमारा क्या आया, 0 आया। अब वही कंडक्टर है जी ऊपर वाला, ठीक है, जो हमने पहले बनाया था, वही कंडक्टर है हमारे पास। अब उस कंडक्टर के एंड्स के थ्रू हम क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। मान लीजिए यही कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L के बराबर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A के बराबर, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है A, जिसकी लेंथ हमने ली है L, उसके एंड्स के थ्रू एक पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, PD हम अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए जी, इसके एंड्स के थ्रू एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं मैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ये धक्का मारेगी इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्सेलरेटेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, यही डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ भी टकराएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकराएगा, और जब वो टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा।
इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। और इस तरह से पार्टिकल यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड रहेगी वही क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। वही क्या कहलाती है बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जैसे ही मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया v, इन इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो गया टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब इनकी जो वेलोसिटी है वही मेरी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब मेरे को एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आया था, और वो कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या आ गई, फोर्स आ गई टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल Q नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखता हूं तो हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस, दैट इज इक्वल टू Q नोट इनटू E। मतलब मेरा चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, मेरा चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E आपने कहा है। अब आपका चार्ज पार्टिकल है, उसके पास मास भी है। अगर मास है उसके पास और एक्सेलरेट हो रहा है, देन न्यूटन सेकंड लॉ शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। तो F इज इक्वल टू m में ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां से अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करते ही m में मेरा किसके इक्वल आता है, -e इंटू E के इक्वल आता है। तो यहां से मेरा एक्सेलरेशन बन जाता है -e इंटू E बाय m के इक्वल, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के सेव कर लिया। अब इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है मेरा पार्टिकल, हो रहा है, मेरे को क्या चाहिए, उनकी एवरेज वेलोसिटी चाहिए, मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो आप यूज कर लीजिए इक्वेशन कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस a t, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियली तो मेरा पार्टिकल रेस्ट में था, और फाइनल वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नीचे लिख रहा हूँ v के नीचे लिख रहा हूँ d, दैट इज इक्वल टू u मेरे को देखनी एवरेज प्लस एक्सेलरेशन a, और इनटू t की जगह वर्ड यूज कर रहा हूँ तो, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ तो। अब क्यों ये वर्ड यूज करा है, ये बात भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब ये वर्ड यूज करने का क्या रीजन है, इसकी भी सारी बातें क्लियर बता दूंगा। देखो एवरेज वेलोसिटी आपने क्या कहा, 0, तो मेरा vd किसके इक्वल हुआ, मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो a इंटू टो के इक्वल हुआ। तो यानी कि vd की वैल्यू कितनी आई, vd की वैल्यू आई a की वैल्यू है -e इंटू E बाय m और इंटू टो। ठीक है जी, ये टो वर्ड क्या है, बात ये कि टो वर्ड कहां से लेके आएगा, मैं टो को लिख रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। वैसे तो ये अपनी डेफिनेशन अपने आप ही बना देता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको देख के मुझे समझ में आता है कि रिलैक्स वर्ड है, तो ये वो टाइम है जिसके लिए पार्टिकल आपका रिलैक्स है। ये टाइम फॉर विच पार्टिकल इज रिलैक्स, फॉर विच पार्टिकल इज रिलैक्स, फॉर विच पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल इज रिलैक्स। अब वो रिलैक्स कब तक होगा, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल बैठा है यहाँ, ये देखो यहाँ पे एक पार्टिकल बैठा है, ये पार्टिकल रिलैक्स कब है, जब तक इसका कोलिजन नहीं होता दूसरे पार्टिकल के साथ। अब मान लो दूसरा पार्टिकल आगे इससे स्ट्राइक करा, कोलिजन हुआ, कोलिजन होते बेचारा ये भागा सीधा सीधा, ठीक है। अब आगे एक पार्टिकल और बैठा था, उस पार्टिकल से ये स्ट्राइक हुआ, ठीक है। तो अब ये रिलैक्स कब तक था, जब वो यहां से चला और जब तक उसका कोलिजन नहीं हुआ तब तक रिलैक्स था। तो यहां से यहां आने में कितने कोलिजन हुए, एक तो यहाँ पे कोलिजन हुआ और दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ। यानी कि ये टाइम वो टाइम है जो दो लगातार कोलिजन के बीच लगता है, या आप इसको बोल सकते हैं टाइम elapsed between two successive collision, between two successive मतलब लगातार कोलिजन, जो दो लगातार कोलिजन हुए हैं उनके बीच कितना टाइम लगा है, वो टाइम भी कौन सा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि मेरा आज फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बन के मेरे सामने आया जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को,
अब आपको बताने कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कहता है कि मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस ई इंटू ई बाय एम इंटू टो। माइनस ई क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। देखो बच्चा, इस पूरी राम कहानी को पढ़ने का अब दोबारा मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि जब मेरे पास कंडक्टर था अकेला, तब कोई मेरे पास करंट नहीं था। और हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं क्या करंट होता है, क्या कोई भी कंडक्टर बाहर रखा हो, जाके हम टच करें करंट लगता है, कभी नहीं लगता। तो जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं, हालांकि ये फील्ड चाहे आप थोड़ा सा भी अप्लाई कर दो, जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करोगे करंट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी अपीयर होती है। वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अपीयर होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ जो पार्टिकल था उसके ऊपर हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज के बराबर। तो फोर्स क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, Q नॉट इंटू ई के इक्वल हो गया। अब F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई, Q नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज, टेस्ट किसको कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस ई। अब देखिए फोर्स लगी है तो मोशन कैसा है, पार्टिकल का एक्सेलरेटेड, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों को इक्वेट करो, एक्सेलरेशन आया E इंटू ई बाय एम इंटू बाय एम, बस इसको इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या चाहिए थी, मुझे चाहिए थी वो वेलोसिटी जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव करता है, वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर उसकी मूवमेंट होती है, वही वेलोसिटी निकाली थी। आई हैव यूज्ड द इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at मैंने यूज करा, ठीक है। मेरे को फाइनल वेलोसिटी कैसी चाहिए, मेरे को फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी कैसी, मेरे को फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd मैंने उसका नाम दे दिया, v की जगह vd, एवरेज u की जगह u एवरेज, एक्सेलरेशन की जगह a, और t की जगह मैंने वर्ड यूज करा टो, टो को मैंने लिखा रिलैक्सेशन टाइम। तो u तो मेरा गया, मेरे पास बचा क्या, vd इज इक्वल टू a इंटू टो, a की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी थी, वो वैल्यू रखी, और टो को मैंने कहा रिलैक्सेशन टाइम। वैसे मैं आपको इसकी एवरेज वैल्यू भी बता सकता हूँ कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 सेकंड, ये ऑर्डर रहता है बेटा इसका 14 सेकंड और माइनस 14 सेकंड, ठीक है, माइनस 14 10 की पावर माइनस 14 सेकंड, ये ऑर्डर रहता है। मतलब ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 हो सकता है, 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 हो सकता है, मतलब ऑर्डर यही रहता है इसका, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर मेरे को मान लीजिए टाइम निकालना, तो टाइम में कैसे निकालता हूँ, सभी बच्चों से अगर मैं पूछूं तो टाइम में कैसे निकालता हूँ, टाइम में निकालता हूँ डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या, स्पीड ना, ठीक है। स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, पार्टिकल, मेरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब यहां से लेकर यहां तक गया तो उसको बोलते हैं हम फ्री पाथ, उसको बोलते हैं हम फ्री पाथ, फ्री पाथ। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन तो था नहीं मेरे पास जो ऐसे चल के गया, मेरे पास तो नंबर डेंसिटी आपने नहीं बताई थी, मेरे को ऊपर लिखी भी पड़ी होगी 10 रेज़ टू पावर 29, ठीक है ना, ये लिखी पड़ी है 10 रेज़ टू पावर 29। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो गए होंगे कहीं ना कहीं चल के, अब कहीं ना कहीं चल के गए हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इन सभी का जो पाथ होगा उसका मीन निकाल लेते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा मीन फ्री पाथ, और इसको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, स्पीड कैसी है, ड्रिफ्ट है, तो आप लिखिए ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। और ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गाइस, और इसकी बिल्कुल बेसिक बातें भी मैंने आपको बताई हैं। प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और मेरे को बता दीजिए कि यहाँ किसी वर्ड में आपको डाउट आया तो प्लीज अभी का अभी मेरे को फटाफट से क्लियर कीजिए, ठीक है। अभी का अभी बताइए मेरे को फटाफट से, सभी बच्चे मेरे को फटाफट से बताएंगे, मैं उसके बाद अटेंडेंस भी मार्क करूंगा आज। हाँ जी, अमरवीर क्लियर है, अंशु क्लियर है, हाँ जी फटाफट से बताते जाइए मेरे को। गुरलीन सिंह क्लियर, प्रियंका क्लियर,
ईशान क्लियर है, मनप्रीत क्लियर है। अब तो बहुत बच्चों को जल्दी जल्दी आने लगे। दविंदर, भारती, सुप्रीन, प्रियांचल, सुप्रीना, भवजोत, और भी बता दो भाई, बच्चे तो 30 बैठे हैं मेरे पास हैं। नहीं बताओगे? चलो मत बताओ, ठीक है। हाँ जी, चलो जी देखो हमने क्या बात करी है। सबसे पहले मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, तब तक बच्चों एक ब्रीफ रीडिंग और ले लो आप लोग, ठीक है। हाँ जी, मैं, हाँ जी, अमरवीर, अंशिका, अंशु पठानिया, अर्शदीप कौर, भारती, नवजोत कौर, चेतनदीप सिंह, रविंदर, गुरलीन कौर, गुरलीन सिंह, हरकमलप्रीत सिंह, हरसिमरन, ईशान, खुशदीप, मनप्रीत कौर, मनवीर, महक, महक के बाद प्रिंस, प्रिंस के बाद प्रियांशल, प्रियंका, रमनजीत कौर, सिमरन फ्लोरा और सिमरनप्रीत कौर, सुप्रीम कौर, सुप्रीम कौर, सुप्रीना, ठीक है, और वंशिका, ठीक है। और हरसिमरन भी है भाई। हरसिमरन का नाम मैंने लिया था कि नहीं लिया था मुझे ध्यान नहीं। हरसिमरन भी है, किसी का नाम रहता हो तो बता देना बच्चा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब देखो बच्चा कि ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को इग्नोर करने की तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इस पे इतने न्यूमेरिकल बनेंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर चैप्टर में जाके जहां पे भी इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात होगी ना, वहीं पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आगे आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे अप्लाई करो, ठीक है। फिर आप याद करोगे कि यार काश हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छा कर लेते इसको, ठीक है। तो आज आपके पास मौका भी है, 10 मिनट भी है, ठीक है। देख लीजिए, चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो देखो बच्चा, सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है वो है मेरे पास, उसकी वैल्यू है माइनस ऑफ ई इंटू ई बाय एम इंटू टो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। अब वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर, है ना, इसीलिए होगा नेगेटिव साइन, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, अगर मैं पोटेंशियल के साथ उसका रिलेशन देखूं तो V बाय एल होता है, मैग्नीट्यूड तो यही होता है ना। डायरेक्शन के लिए तो अगर मैं बात करूं तो E इज इक्वल टू होता है मेरा माइनस ऑफ dV बाय dr, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। R का मतलब है इसके डायमेंशंस जो है ना, वो लेंथ के ही है बेटा। आप ये वर्ड मत सोचना कि सर R, कभी आप R वर्ड यूज कर लेते हो, कभी L वर्ड यूज कर लेते हो, मतलब मेरे को जो यूज करना है वो लेंथ के डायमेंशन से यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी vd, वो माइनस ऑफ ई इंटू वी बाय एम इंटू एल इंटू टो के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका रिलेशन बिल्कुल सही है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं जहां पे v की वैल्यू दी जाती है, l की वैल्यू दी जाती है, और फिर पूछा जाता है कि vd में कितना चेंज हुआ। तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प लेके ये कॉन्सेप्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट, एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी का, कि मोबिलिटी क्या चीज है। मोबिलिटी का मतलब है कि हमने कितना फील्ड अप्लाई किया, मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था और उससे स्पीड कितनी बनी, और वो स्पीड है ड्रिफ्ट। तो मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट कर रहा हूं मैं, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी है vd, और फील्ड हमने मान रखा है E, और vd का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड है E इंटू ई बाय एम इंटू टो, और इसको डिवाइड करना है किससे, E से। तो अगर मैं E से डिवाइड करूं तो फिर मेरे पास आता है E इंटू टो डिवाइड बाय एम, यानी कि E बाय एम पे डिपेंड करता है। E की जगह पे आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल Q भी हो सकता है, Q बाय एम भी हो सकता है, तो Q बाय एम, यानी कि ड्रिफ्टिंग जो है वो स्पेशली डिपेंड करती है चार्ज बाय मास रेशियो पे, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी मैं बहुत इजीली बना सकता हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे मैं बना सकता हूँ इसका
डायमेंशनल फॉर्मूला और उसका यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास, मोबिलिटी हमारे पास आई है Q/m इंटू 2। चार्ज का होता है कूलम, इसका होता है टाइम का होता है सेकेंड, और m फॉर मास, मास का होता है किलोग्राम। तो कूलम सेकेंड पर किलोग्राम ये हो सकता है इसका। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं यहाँ से बहुत इजीली लिख सकता हूँ। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, A इंटू टी। मास का होता है कैपिटल M, और इसका होता है जी कैपिटल T के बराबर, कैपिटल T के बराबर। ठीक है ना जी, देखिए देखिए भाई, हाँ जी, ये बन गया मेरे पास m-1, ठीक है, T2 A1, m-1 T2 A1, ठीक है, m-1 T2 और मेरा A1, ये मेरा क्या बना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, तो आप हमेशा मोबिलिटी को ध्यान रखेंगे। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक आर्टिकल करवाने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। अब इजी कैसे है, मैं पहले वो आर्टिकल लिखता हूँ। वो आर्टिकल है मेरे पास I इज इक्वल टू NEAVD, ये मेरा आर्टिकल है। अब आप सोचते हो कि सर जी आपने ये आर्टिकल, आपने तो एक फॉर्मूला लिखा है ना, और फॉर्मूला लिख के कह रहे हो कि ये मेरा आर्टिकल। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है I करंट और VD स्पेशली। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मुझे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल मेरा ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो रिलेशन है आपके सामने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे को दिख रहा है वर्ड। ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बहुत इजीली मैं इसके साथ डील करूंगा और आप देखते जाना, बहुत ही इजी होगा इसे डेराइव करना। ठीक है, देखिए जी कैसे हमने काम किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए जी, मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है, इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 1 इक्वल मान लेते हैं। ये लो जी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है कुछ इस तरह से। पोटेंशियल अप्लाई जैसे ही हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस वेलोसिटी के साथ होती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना, बिल्कुल। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने माना है बच्चा पार्टी A के बराबर, और इसकी L मानी है हमने लेंथ। L हमने क्या लिया, इसका लेंथ लिया बेटा, यानी कि हमने इस कंडक्टर का लेंथ लिया है L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिया है। A है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L। L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ है हमारे पास L, और हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है V के लिए। ठीक है जी, V हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। अब देखो जी, मेरे को फॉर्मूला बनाना है I इक्वल टू NEAVD। कैसे बनाऊंगा, पहली बात यहाँ करंट कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे कि करंट तो सिंपल होता है सर, चार्ज का मोशन I इक्वल टू Q/T। अब चार्ज की वैल्यू मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ नंबर डेंसिटी है मेरी। नंबर डेंसिटी क्या है मेरी, लेट स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप मान लो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल N, और वॉल्यूम कितनी है इस कंडक्टर की, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू स्मॉल n। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैपिटल N किसके बराबर आ गया, N इंटू A इंटू L। यही आया ना मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद आ गया होगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्या कहता है,
कि क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके बराबर होना चाहिए, एन ई के बराबर। एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ई, दैट इज इक्वल टू क्यू। सो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का मतलब है n इंटू ए इंटू एल इंटू ई और डिवाइड बाई टी फॉर टाइम। तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट के लिए टाइम कितना लगता है, आपने स्टार्टिंग में मेरे को बताया था, वो टाइम टो के इक्वल होता है, रिलैक्सेशन टाइम। और टाइम को आपने बोला था डिस्टेंस डिवाइड बाय ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि वीडी। अब डिस्टेंस पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगी, इसकी लेंथ के बराबर, भाई मतलब यहाँ इस एंड से लेकर इस एंड तक पार्टिकल की मूवमेंट चेक करोगे आप, तो एल अपॉन वी डी। तो यहाँ वैल्यू रखिए, तो आई इज इक्वल टू क्या बना, एन ए एल इंटू ई डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू है एल अपॉन वी डी, तो वी डी ऊपर आ जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आई इज इक्वल टू बन गया क्या, एन ई ए वी डी, जो मेरे को फाइनली निकालना था, जो मेरे को फाइनल आंसर आपको देना था, वो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, आई इज इक्वल टू एन डी, आई इज इक्वल टू एन ई वी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि इसी चीज को मैं थोड़ा सा और तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ कि देखो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात है कि जी वी डी की वैल्यू जो होती है ना, वो आपकी वैल्यू होती है ई इंटू ई, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई इंटू ई बाय एम इंटू टो, ये वैल्यू होती है ना बच्चा। अब देखना तुम इस बात को मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा, ठीक है ना। यहाँ तक सभी बच्चे मेरे को बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है तो फिर आगे वाली बात मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा, बहुत इजीली, और आप भी देखते रह जाएंगे कि मैं क्या से क्या कंसेप्ट बना, ठीक है। चलो देखना तुम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं आपको इससे आगे, ठीक है। हाँ जी, सभी बच्चे बोला करो बच्चा, मैसेज सभी बच्चे किया करो, ठीक है, उससे कनेक्टिविटी आती है, ठीक है। हाँ जी, सुप्रीन का लास्ट मैसेज आया, अब सुप्रीना, ठीक है बच्चा। अच्छा सिमरनप्रीत का आ गया, हरसिमरन, सभी बच्चे बताया करो बेटा समझ में आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट जब आपकी पकड़ में आ जाए तो बोला करो, उसको बताया करो कि हाँ जी सर आप पकड़ में है कॉन्सेप्ट, है ना। चलो ठीक है, गुरलीन कौर भवजोत, वेरी गुड, बहुत, चलो चलो कोई बात नहीं। देखो जी, अब देखो इस कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी मैं कैसे बनाता हूँ कि मैंने, आपने मेरे को बताया कि सर आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, होता है ना, और मैंने आपको बताया कि एन ई ए वी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ई इंटू ई बाय एम इंटू, तो यानी कि यहां से आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, बाय एम इंटू ई इंटू, तो सही है, बिल्कुल सही है, बना के नहीं बना, बना ना भाई। आई इज इक्वल टू, अब एज ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है वी बाय एल, वी बाय एल होता है, तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या बना, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू वी बाय एल, ई की जगह वी बाय एल रख दो तो एम बाय एल इंटू टो, तो यहां से आई बाय वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू टो बाय एम इंटू एल, बना, ठीक है, आपके पास रिजल्ट बना। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, v बाय आई इज इक्वल टू m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। अब आप मेरे को बताइए v बाय आई क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या v बाय आई आर के बराबर होता है, क्या v बाय आई आर के बराबर होता है, v इज इक्वल टू आई आर, सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ क्या v बाय आई आर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के थम्स अप आ गए मेरे पास, हाँ जी कह रहे हैं होता है सर। तो क्या आपके पास r की वैल्यू m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, टो के इक्वल आई, क्या v बाय आई की वैल्यू r मेरे पास किसके बराबर आई, n m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो,
यानी कि रेजिस्टेंस मेरा जो है ना वो आ गया m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। अब सबसे पहले बात आती है कि रेजिस्टेंस होता क्या है सर, ठीक है, आप कहाँ से लेके आए, वो बेसिक बातें भी हम बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जिनको देख के हमें पता लगना चाहिए, वो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन पे समझ पाओगे, कैसे आप उन पे वर्क कर पाओगे। तो इससे पहले मेरे को बोर्ड है ना इरेज करना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग यहाँ तक सारी बातें समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो मैं बोर्ड इरेज करने वाला हूँ। अगर आप नहीं समझे तो 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, चलो महक वंशिका का मैसेज आ गया मेरे पास, यस सर समझ आ गया, यू कैन इरेज। चलो बहुत बढ़िया ईशान। चलो जी, अब मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूँ, यहां से, और मैं बात करूंगा ओम्स लॉ की, क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू आ गई है m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, ठीक है, जिसको मैं फर्दर जहां पे यूज करना होगा मैं यूज कर लूंगा बच्चा, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करता हूं मैं अपना आर्टिकल, और मेरा आर्टिकल है जी बहुत ही सिंपल, 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो आप लोग, ओम्स लॉ है जी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जी, ओम्स लॉ, ठीक है, जहां हमें रेजिस्टेंस का पता लगने वाला है, उसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं ओम्स लॉ में। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है तो V is directly proportional to I और I is directly proportional to V। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, इसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो I इंटू आर, आर कब आया जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, आर तो तभी आया ना जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, ठीक है। तो आर को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉन एज रेजिस्टेंस। तो आर को हमने कहा कि दिस इज कांस्टेंट, ये तब आया जब प्रोपोर्शनलिटी को आपने रिमूव किया, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and known as resistance, clear, known as resistance, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आई, दिस इज इक्वल टू V by I, दिस इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट की जो रेशियो बना है वो बना आपका रेजिस्टेंस। तो अगर आप कहते हैं कि इफ ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, इफ I is equal to 1 ampere, then how much potential we have applied, that becomes equal to रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं V को पोटेंशियल को कांस्टेंट रखूं, तो V अगर कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रेजिस्ट करना, क्योंकि हमने अगर एक बैटरी लगाई है और उसकी वोल्टेज फिक्स है, तो रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखिए यहाँ से रिलेशन मैंने बना के आपको दिखाया है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर पोटेंशियल आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब एक बात देखो, मेरे को एक बात बताओ कि V by I किसके इक्वल है, R के बराबर है। अगर मैं उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहूँ तो V by I इज इक्वल टू R, V और I में क्या रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप है ना, ये जो एरो मैं इसको जंप करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो स्लोप है ये क्या प्रोवाइड करता है मेरे को, ये मेरे को प्रोवाइड करता है इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। मान लीजिए ये थीटा एंगल पे, इस पे इस एक्सिस पे V, इस एक्सिस पे I, तो V by I क्या होता है, R के बराबर, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट जो थीटा हुआ ना, दैट शुड बी इक्वल टू V by I। मतलब अगर थीटा में आपको 45 डिग्री देके और मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछूं तो आप मेरे को बहुत आसानी से बता देंगे, कहेंगे सर R इज इक्वल टू tan थीटा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दिस इज टेंजेंट 45 डिग्री ना, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है।
अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इसकी बेंडिंग इधर ज्यादा है तो वैल्यू किसकी कम है, V, और हाई किसकी है, I की, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, I की वैल्यू हाई होगी तो रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। अगर इसकी बेंडिंग मैं उधर कर देता हूं वोल्टेज की तरफ तो फिर V की वैल्यू हाई है, V की वैल्यू हाई है तो फिर आपका R हाई है। सही बात है कि नहीं? तो यानी कि ये चीज ऐसी है जिनको आप जनरली भी सोच सकते हो बच्चा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मेरे को सीधा सा दिख रहा है, ये देखो, अगर मैं यहाँ बेंड कर दूं तो आई ज्यादा हो जाएगा, यहाँ बेंड कर दूं तो आपका V ज्यादा हो जाएगा, आई कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है इसकी बेंडिंग पे, इसकी बेंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस बात का अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो जनरल सी छोटी छोटी बातें और करते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसी बातें करते। तो देखो मैंने क्या कहा भाई, रेजिस्टेंस, और मैंने कहा कि रेजिस्टेंस जो है ना आपका वो V अपॉन I के बराबर है ना, और पोटेंशियल होता है ना, वो मैं फर्स्ट चैप्टर में बड़ा अच्छे से पढ़ के आया हूँ उसको, कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हालांकि टेस्ट चार्ज होता है, कोई बात नहीं, मैं चार्ज लिख रहा हूँ, और आगे कौन है, V की वैल्यू लिखिए, आगे कौन है, करंट है, ठीक है। अब वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए आप, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है m1 L2 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। सभी तरह के एनर्जीज का भी यही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, सभी तरह के हीट का भी यही होता है, सभी तरह की तो क्या यूनिट होती है, हीट का भी यही होता है, टॉर्क का भी यही होता है। मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो वर्क का है ना, वो सारी एनर्जीज का भी है, ठीक है, और वो टॉर्क का भी है, और वो हीट का भी है, ठीक है जी। और चार्ज होता है बेटा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम का होता है A इनटू टी, और करंट का होता है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला A। तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला R का बन गया m1 L2 T, एक ऊपर हो जाएगा तो T-3, दिस इज A-2, तो m1 L2 T-3 A-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सिंबल विंबल तो पता ही है आपको, कि ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, अगर इसी में मैं एरो लगा दूं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो बच्चा, हम आज जो बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, आप इन बातों को समझो, ये जरूरी होती है ये बातें। बहुत बार हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये आपके पास फिक्स रेजिस्टेंस मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आप इस चीज को कभी भूलें नहीं, ठीक है। ये आपके पास है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसका नाम होता है ओम, ठीक है, इसकी जो यूनिट है उसका नाम है ओम, ठीक है। और ओम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड पर एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है ना, ओम। मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन ओम। ओम का उल्टा क्या होता है, MHO, MHO, इसी का नाम क्या होता है, साइमन, ठीक है, साइमन। यानी कि कंडक्टेंस G की यूनिट का नाम है साइमन, और ओम इनवर्स, और MHO, MHO ये भी इसका क्या हो सकता है, यूनिट हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द रेजिस्टेंस। अब देखो, अब बात करते हैं सीरियस सी बात करते हैं, सीरियस बात कैसे करनी है, किस आर्टिकल पे करनी है, चलो जी अब चलते हैं उस आर्टिकल की ओर जिसपे हमने अच्छी सी बात करनी है, सीरियस होकर बात करनी है, ठीक है। चलो जी देखो, देखो भाई बच्चा, मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो बात मेरे पास लास्ट में मैंने एक रिजल्ट बनाया था, and that result was R is equal to M into L upon N E square A into tau, ये रिजल्ट था मेरा, N E square A into tau, ये रिजल्ट था ना मेरा, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ इस रिजल्ट को देख के क्या आपको कुछ पता लगता है,
मतलब कुछ आपको समझ में आता है कि यार ये रिजल्ट जो बनाया है इसमें, इसको देख के मुझे ये बात क्लियर क्लियर पता लगा। मुझे इसको देख के क्लियर क्लियर क्या पता लग रहा है पता है, कि रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, मतलब एल के। एल मींस दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी के, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो कंडक्टर के लिए लगभग फिक्स ही मिलती है। हाँ, ई की वैल्यू तो, ई तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टॉ के। टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जो रेजिस्टेंस है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर डेंसिटी की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां तक सभी को समझ में आई, सभी को समझ में आया बेटा यहां तक? फटाफट से मेरे को मैसेज कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस बोर्ड को इरेज करता हूँ, ठीक है, और आगे बढ़ जाता हूँ। ये लो जी, ये हमने कर दिया बोर्ड को इरेज। हाँ जी, मैं देख लेता हूँ कि कितने बच्चों ने भेजा है कि हाँ जी समझ में आ गया। अरे वाह, नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये कौन था जिसने बोला? ईशान। ईशान, हमारी क्लास ऐसी होती है कि जो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। आप टेंशन मत लो, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है हमारी क्लास का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, लगभग जितने बच्चे बैठे हैं सभी का मैसेज आ गया है मेरे पास, ठीक है, कि हमें समझ में आया सर। चलो जी, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, या आप इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हाँ जी, रेजिस्टिविटी का टॉपिक कितने बच्चों को याद है? रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये 10th क्लास में आपने किया है ये टॉपिक, याद है आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमरवीर को याद है भाई, और बताइए किसको याद है? चलो चलो जी, जिसको याद नहीं है आज याद हो जाना है, कभी भूलोगे भी नहीं आप। देखो, रेजिस्टेंस को हमने लिखा था m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ, ये लिखा था। देखिए स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, तो स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी में करवा रहा हूं किस पे, लेंथ पे, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, स्पेसिफिकली। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मैंने टेम्परेचर की बात नहीं करी, मैंने रिलैक्सेशन टाइम की बात नहीं करी, मैंने टेम्परेचर को कौन से करता है। तो फिर मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो एल बाय ए। यहाँ पे रो, पिछले चैप्टर में रो क्या था, रो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे इसी रो का नाम है रेजिस्टिविटी, इसी रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं यहाँ। तो यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके इक्वल आई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई आर ए बाय एल। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका यूनिट है, इन दैट सिचुएशन रो इज इक्वल टू R। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर जिसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यूनिट लेंथ है, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर?
तो वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ से रो की वैल्यू ऐसे क्या बनती है, आर की वैल्यू है m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू टो, इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, एरिया डिवाइड बाय लेंथ, ये तो पूरा का पूरा आर है ना, ठीक है। तो आर ए बाई एल लिखना हमने, तो लेंथ से लेंथ गया, एरिया से एरिया गया, आपके पास बचा रेजिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू टो, दिस इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टिविटी आपके पास बाकी बचा। क्लियर? इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप। यूनिट कैसे लिखेंगे इसकी यूनिट लिखेंगे आप कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो दिस इज ओम मीटर, इसकी यूनिट बन गई, ठीक है। तो यानी कि बहुत इजीली मैं इसके साथ काम कर जाता हूँ, ठीक है। आप एक बात याद रखिए कि कंडक्टिविटी एक वर्ड होता है, कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में, जिसको यहाँ सिग्मा से डिनोट करना है, और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो यानी कि सिग्मा जो होगा, कंडक्टिविटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, रेजिस्टिविटी के या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। ऑल दीज थिंग्स बच्चा पार्टी यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी काफी लंबी चली है, तो आज की क्लास लंबी चली है, फिर भी कैसी रही है आप लोगों के लिए, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए। और जो बच्चे आज जुड़े हैं, नए बच्चे जो जुड़े हैं, प्लीज आप बताइए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अगर डाउट्स हैं तो प्लीज अपने डाउट्स भी मेरे साथ शेयर करें। हाँ, अगर क्लास का में फ्लो आपका बन गया है तो वो फ्लो भी मुझे बताएं कि हाँ जी सर हमारा फ्लो बन चुका है, अब हम रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और हम कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो हर तरीके की बात आज मेरे को व्हाट्सएप करके बतानी है आप लोगों को, ठीक है। हमारी क्लास स्पेशली कैसी गई, जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो जरूर बताएंगे, ठीक है। जो आज पहली बार अटैच करा है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई तो क्लास कैसी गई, टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी बातें आपको मुझे बतानी है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।